दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश हैं जिनकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है और इन दोनों देशों में धार्मिक समानता के साथ साथ सांस्कृतिक समानता भी है। और ये दोनों पड़ोसी देश भारत और नेपाल हैं। दोनों के बीच जब संबंधों की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। दरअसल नेपाल भारत के साथ करीब 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसकी सीमाएं भारत के 5 राज्यों यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती हैं। ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनूठा रिश्ता साझा करते हैं। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं, जिसकी वजह से ये सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की एक लंबी परंपरा साझा करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में करीब 80 लाख नेपाली रहते हैं, तो वहीं नेपाल में करीब 6 लाख भारतीय रहते हैं। लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदि जुड़ाव के बावजूद भी नेपाल और भारत के रिश्ते पिछले कई सालों से ठीक नहीं हैं। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें कई जानकार चीन के प्रभाव को भी जिम्मेदार मानते हैं। कहा जाता है कि चीन की ओर नेपाल के ज्यादा झुकाव से भारत चिंतित है, लेकिन अब इसमें बदलाव के आसार नजर आए हैं, क्योंकि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। प्रचंड एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए थे। जानकारों के मुताबिक इसका मकसद सदियों पुराने बहुआयामी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना था। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इसमें दोनों देशों के बीच मौजूदा मुद्दों के समाधान को लेकर चर्चा हुई है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत और नेपाल के बीच 2 दशक पुरानी संधि की समीक्षा का था। अब सवाल उठता है कि ये कौन सी संधि है जिसकी समीक्षा की जरूरत आन पड़ी है। एक सवाल ये भी है कि नेपाल की राजनीति से लेकर वहां के जनमानस में भारत विरोधी भावनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं। तो हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। असल में भारत और नेपाल व्यापार और वाणिज्यिक आदान प्रदान का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। इसे 90 के दशक में और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए साल 1999 में नेपाल और भारत ने एक समझौता किया, जिसे इंडो नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी यानी भारत नेपाल पारगमन संधि के नाम से जाना जाता है। ये दोनों देशों के बीच व्यापार को नियंत्रित करती है। इसमें एक प्रावधान है कि अगर आवश्यक हो तो दोनों पक्ष आपसी समझौते से इसे संशोधित कर सकते हैं। लेकिन लागू होने के बाद से ये संधि बिना संशोधन के समय समय स्वतः ही नवीनीकृत होती रही है। ऐसा इसलिए कि संधि में न तो नेपाल और न ही भारत किसी तरह का संशोधन चाहते थे। इस तरह इसका जनवरी 2020 में आखिरी बार स्वतः नवीनीकरण हुआ था, लेकिन इसके बाद नेपाल इसकी समीक्षा की मांग करने लगा। दरअसल उसके मुताबिक इस संधि के कुछ प्रावधान मौजूदा हालात के लिहाज से पुराने हो गए हैं और इसलिए इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। दरअसल नेपाल इसमें अपने लिए और ज्यादा रियायतें चाहता है। वो इसके जरिए भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक ट्रांजिट यानी पारगमन की राह तलाश रहा है। इससे उसके आयात और निर्यात के लिए लागत और समय की बचत होगी। वो भारत के आंतरिक जलमार्गों का इस्तेमाल करते हुए भारत के विभिन्न समुद्री बंदरगाहों से नेपाल तक सामान ले जाने में सक्षम हो जाएगा। चलिए अब हम चर्चा के अगले सवाल पर आते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते करीबी होने के बावजूद भी बहुत जटिल हो गए हैं। तो असल में दोनों के बीच सीमा विवाद रिश्ते में खटास की बड़ी वजह है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भारत और नेपाल के बीच 98% सीमा क्षेत्र की मैपिंग हो चुकी है और इसमें केवल 2% क्षेत्र बाकी है जिसकी मैपिंग होनी है। माना जाता है कि साल 1981 में नेपाल और भारत के बीच सीमांकन का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई एक राय नहीं बन पाई है। आलम यह है कि महाकाली नदी नेपाल से निकलती है या भारत से, इस पर दोनों की अलग अलग राय है। दरअसल साल 2005 में पश्चिमी नेपाल में दार्चुला के गरबांग क्षेत्र में सीमा सर्वेक्षण करने वाले नेपाल और भारत के सीमा तकनीशियनों के बीच इस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई थी। हालांकि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सीमा मुद्दे को हमेशा के लिए ठीक करने की बात कही थी और इसमें सबसे ज्यादा
कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद है। भारत ने साल 2019 में कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए अपना नक्शा अपडेट किया, तो इसमें कालापानी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस पर नेपाल ने नाराजगी जताई थी और ऐसे ही जब भारत ने लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का निर्माण किया था, तब भी इस पर नेपाल ने अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद नेपाल ने आनन फानन में एक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था और इसमें उसने दावा किया कि सुगौली संधि के आधार पर उत्तराखंड में आने वाले 3 इलाके उसके हैं जिस पर भारत का कब्जा है और अब ये नक्शा नेपाल के संविधान का अंग बन चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि महाकाली के उद्गम को लेकर दोनों के बीच विवाद है, इसलिए दोनों देश काला पानी पर दावा करते रहे हैं। हालांकि सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी को सीमांत नदी माना गया था। ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। अब आप पूछेंगे कि आखिर नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं क्यों पैदा हुई? तो जानकार बताते हैं कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों द्वारा वहां की जनता के बीच एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि भारत विस्तारवादी शक्ति है, इसलिए इससे सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल उनके द्वारा ऐसा सत्ता के लालच में किया गया है और इस वजह से वहां एक बड़े तबके में भारत विरोधी भावना पैदा हुई। इसमें नेपाल के मधेसियों के मुद्दे ने भी कहीं हद तक अपना काम किया है, क्योंकि भारत अक्सर इनके अधिकारों की बात करता है और इन्हें कई बार नेपाल में भारतीय ही कहा जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि मधेसियों के लिए काठमांडू की अपेक्षा दिल्ली ज्यादा करीब है। इसके अलावा नेपाल का नेतृत्व अक्सर भारत पर आरोप लगाता है कि वो उसकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। उसके अनुसार साल 2015 में नेपाल जब अपना संविधान लागू कर रहा था, तब भारत ने ऐसा न करने की जिद की थी। नेपाल का आरोप है कि भारत को इस बात पर आपत्ति थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर स्टेट न बने। साथ ही उनकी मधेसियों को लेकर भी कुछ चिंताएं थी और इसे नेपाल ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया था। इसलिए नेपाल में धारणा है कि भारत नेपाल की राजनीति में माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति लगाता है और इसी वजह से नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं पनपी। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने हालिया दौरे से ओतप्रोत होकर गए हैं। दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं पर सहमति बनी है और इसके अलावा नेपाल के शिरसा और झूला घाट में भारत 2 पुलों का निर्माण करेगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए भी समझौता किया गया है और इसके साथ ही भारत ने नेपाल से बिजली खरीदने का वादा किया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और भूटान में नेपाली बिजली को पहुंचाने में मदद का भी भरोसा भारत ने दिलाया है। तो इससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के रिश्तों पर जो कुछ समय के लिए हल्की बर्फ जम गई थी, उसके जल्द पिघलने के आसार हैं। खैर, नेपाल और भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई विशेष स्थिति की वजह से दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर बनी रहेगी। हालांकि इसमें नेपाल की निर्भरता भारत पर ज्यादा है, लेकिन इन सब में नेपाली नेताओं को भारत के साथ अपने संबंधों में चीनी कार्ड खेलने से बचना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उसे चीन से कहीं ज्यादा भारत की जरूरत है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों 1 जून को ब्रिक्स समूह के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में संपन्न हुई। इस मीटिंग को अगस्त में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही इस समूह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री के अनुसार इस साल प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कम से कम 19 देशों ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन दिया है। तो ऐसे में वैश्विक पटल पर इस समूह की प्रभुता बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ब्रिक्स समूह देश डी-डॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ब्रिक्स देशों के लिए मुद्रा का भी चुनाव करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार अमेरिका, फिलीपींस और जापान दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका कूटनीति का प्रयोग करते हुए जापान और फिलीपींस के साथ ये अभ्यास करेगा।
तीनों देशों के बीच ये संयुक्त अभ्यास फिलीपींस के बातान प्रांत के जल क्षेत्र में 1 जून को शुरू होगा और 7 जून तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। गौरतलब है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अक्सर इस क्षेत्र में चीन के सैन्यीकरण की निंदा की है और अपना विरोध जताया है। इसके अलावा ताइवान और बीजिंग के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड से लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधि तक चीन और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसीलिए अक्सर सैन्य कूटनीति के तहत अमेरिका दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के नौसैनिक सैन्य अभ्यासों का आयोजन करता रहता है। लेकिन इसके जवाब में चीन 4 से 8 जून तक इंडोनेशिया के मकासर में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में अपने गाइडेड मिसाइलों से लैस झांजियांग और फ्रिगेट जुचांग विध्वंसक को शामिल करेगा। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ 16 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताएंगे। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार चालक दल अपने मिशन में अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी सिस्टम, सापेक्षता और जीवन के विकास जैसे विषयों पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि चीन ने पिछले साल 2022 में अपने तीसरे और स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का निर्माण पूरा किया था। स्वर्गीय महल नाम का ये अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का अंतिम मॉड्यूल है, जो कि टी आकार का बनाया गया है। ये अंतरिक्ष स्टेशन अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है, जिसमें दुनिया की पहली अंतरिक्ष आधारित ठंडी परमाणु घड़ी प्रणाली भी शामिल है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार चीन की प्रतिवर्ष 2 अंतरिक्ष मिशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजने की योजना है। चीन 2030 से पहले चंद्रमा पर भेजने के लिए एक चालक दल के मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वो अंतरिक्ष चौकी का विस्तार करना चाहता है। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और नेपाल के संबंध अब रोटी बेटी से कहीं अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर निर्भर करते हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।